वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि लगातार एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। आप अगर 11th क्लास में हैं और आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम लगभग 2 साल बाद आना है। अगर आप 12th में हैं या ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं तो आप 1 साल तक लगातार एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और उसके बाद उसमें पहुँचेंगे। तो पूरे उस एग्ज़ाम जर्नी को कैसे स्मूथ करें और किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, एग्ज़ाम के फियर से कैसे ओवरकम करें और ओवरऑल पर्सनालिटी को कैसे इन्हेंस करें, कैसे अपने आप को सेल्फ मैनेज करें ताकि एग्ज़ाम भी अच्छा हो और हमारी ओवरऑल लाइफ भी बेहतर हो पाए। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मीनू। सो वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। जो बच्चा पूरे साल भर एक एग्ज़ाम को लेकर के चल रहा है तो सबसे पहले तो आप उसको क्या सलाह देंगे, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे उस चीज़ के लिए? सर, जैसे जब हम कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें एक अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए, एक मतलब ब्रॉडर गोल जो हमारा है जिसको हम पाना चाह रहे हैं। तो उस गोल के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ चंक्स में छोटे छोटे गोल्स बना लेंगे। तो जैसे जो चंक्स में हम हमारे गोल को अचीव करते जाएंगे वो हमारे लिए ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन का काम करेगा। जैसे हम एक स्टेप को पूरा कर लेते हैं उसके बाद हमारे लिए वो ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन बन जाता है कि हम नेक्स्ट गोल को अचीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। दूसरा ये होता है कि हम खुद को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं कि जैसे कुछ गोल हमने अचीव किया है तो उसी के लिए हम अपने आप को रिवॉर्ड देंगे ताकि हम दूसरा गोल करने के लिए खुद प्रिपेयर हो जाए मेंटली और हम उसको स्मूथली प्रिपरेशन कर सके उस एग्ज़ाम की। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम का गोल है तो हम उसको एक तरीके से छोटे छोटे माइलस्टोन्स में ब्रेक कर लें Yes. और हम एक एक माइलस्टोन को अचीव करते हुए चले जाएं। आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है इस तरीके का कि जंग जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि जैसे जो आपने कहा माइलस्टोन की बात, वो तो हम लोग ध्यान रखते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ध्यान रखते हैं कि जब कोई उसको चैप्टर्स में ब्रेक कर लिया, अलग अलग यूनिट टेस्ट, अलग अलग चैप्टर के टेस्ट होते हैं तो उसमें ब्रेक कर लिया। लेकिन जब वो एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद उनके मार्क्स जब कम आते हैं तो बड़ा डिमोटिवेट वो फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को बाउंस बैक करे, कैसे अपने आप को जल्दी से जल्दी फिर से तैयार करे रीस्टार्ट पोजीशन के लिए ताकि वो आगे बढ़ पाए एग्ज़ाम के उसमें? सर, ये डीमोटिवेशन के ना दो रीज़न हो सकते हैं। एक स्पेशली कि हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक तो ये होता है कि हम ये एक्सपेक्ट करते कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और वो एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो उसके बाद बच्चा ऐसे फील करता है कि डीमोटिवेट हो जाता है या वो दोबारा प्रिपरेशन करने के सिचुएशन में ही नहीं होता, उनको कुछ टाइम चाहिए होता है। दूसरा ये होता है कि जो सोसाइटल फियर है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते रियलिटी को। एक हम ना जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या फैमिली या फिर सोसाइटी है वो भी हमसे एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई होती है। तो ये जो ऐसी एक्सपेक्टेशंस है ना, इनकी वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो इसको दूर करने के लिए जैसे साइकोलॉजिकली हम दूर करें तो एक थेरेपी है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें जो हमारे नेगेटिव थॉट है उनको रिप्लेस किया जाता है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। जैसे क्या होता है कि आई एम गोइंग टू फेल, ऐसा लगता है उनको, तो फिर उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि मैं मेहनत करूँगा, इस पे मैं काम करूँगा और मैं ज़रूर सक्सीड, एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करूँगा। तो इसको कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं? वो ऐसा अपने पढ़ाई के साथ साथ में क्या ऐसा करें ताकि उनके अंदर वो एक हैबिट पैटर्न बिल्ड हो जाए? सर, एक टर्म होती है रूमिनेशन कंट्रोल। उसमें क्या होता है, जो हमारे थॉट्स हैं, रूमिनेशन मतलब जैसे बार बार हम उसी चीज़ को हमारे जहन में निकाल के लेके आ रहे हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम में फेलियर हुआ है, हम बार बार उसी चीज़ पे अटके हुए हैं। तो जो मेन जड़ है हमारा माइंड है। अब हम हमारे माइंड को कंट्रोल करके हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे बार बार यही थॉट आ रहा है कि हम फेल हो गए, हम ही क्यों फेल हुए। हम उसकी जड़ तक जाने की कोशिश ही नहीं करते कि कहाँ हमारी प्रैक्टिस में कमी रही है। जैसे कई बार हम जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के जो पूरा सिलेबस उसको पढ़ लेते हैं लेकिन उस पे जो मॉक्स होते हैं वो नहीं लगाते। कई बार PYQ प्रैक्टिस है वो छोड़ देते हैं। तो उनसे क्या होता है कि जो हमारी प्रैक्टिस है वो बीच में छूट गई है या फिर हम मॉक्स हैं उनको नहीं लगा पाए हैं।
तो वो जो चीज़ें हैं हम अपने आप को एनालाइज करेंगे, हमारी प्रोग्रेस है जो भी, उसको नोट डाउन करते हुए कि ये देखेंगे पिछली बार ये चीज़ें हमारी कमी रह गई थी, उन चीज़ों को चेंज करके हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, तो उन चीज़ों से हम ओवरकम कर सकते हैं इजीली। मतलब जो टेस्ट होते हैं उनमें अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स को लेकर के आप डीमोटिवेट हो, आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें जो भी चीज़ें हुई हैं मैं उन गलतियों को कैसे सुधारूं और अगली बार उनको रिपीट ना करूं, क्योंकि वो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो आपका मेन एग्ज़ाम नहीं है। वो प्रैक्टिस इसीलिए हो रही है ताकि आप लगातार तैयारी करते रहें। यस सर। कई बार हम देखते हैं कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किस तरीके के कई बार रैंडम कुछ पोस्ट आ जाते हैं, उस पर लिखा होता है कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इस तरीके की चीज़ें। क्या सच में ऐसा होता है या मतलब इसका भी कुछ ऐसा है कि बस व्यूज सर, पाने के लिए लोग लिख देते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती है कि जैसे कुछ जेन्युइनली साइकोलॉजी के पेज बनाए होते हैं, तो वो जो एक्चुअल जिसने कही है उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें लिखी होती है, लेकिन कई जगह वो चीज़ें वैसे भी लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, क्योंकि आजकल ये थोड़ा ट्रेंडिंग टर्म हो गया है कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी लिखा है तो उनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, तो वो उसके लिए भी लिखा होता है। लेकिन कई बार उसमें क्या होता है कि जहाँ से हमने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, उस इन्फॉर्मेशन अगर हमें वो कहीं हमारे टॉपिक से रिलेटेड या कहीं भी स्टडी में हमें लगानी है, वो यूज़ करनी है, तो उसको उस इन्फॉर्मेशन के सोर्स के साथ लिखें कि ये इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से लिखी है। तो उस जब इन्फॉर्मेशन का सोर्स हम लिख लेते हैं तो हम उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो जान सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, गूगल से पता कर सकते हैं, और WHO या और भी जो जैसे हेल्थ से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं उनसे पता कर सकते हैं। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, एक स्लीपर इफेक्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है स्लीपर इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमें वो इन्फॉर्मेशन याद रहती है, लेकिन जो उसका सोर्स है वो याद नहीं रहता। तो स्लीपर इसके लिए यूज़ किया गया है कि वो सोर्स है वो स्लीप मोड में चला जाता है, मतलब उस सोर्स को हम दिमाग में रख ही नहीं पाते। तो वो इन्फॉर्मेशन हम इम्पोर्टेंट समझ के कहीं ना कहीं उसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसका सोर्स पता ना होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन हम गलत आगे डायरेक्शन में यूज़ करते रहते हैं। तो उस जो गलत इन्फॉर्मेशन से एक जो प्रोसेस चल रही है वो भी गलत हो जाती है। तो ज़रूरी ये है कि कहीं से भी, नोट साइकोलॉजी ओनली, कहीं से भी जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं एटलीस्ट उसका सोर्स ज़रूर लिखा जाए, साथ में उसकी जो, या अगर हम सोर्स नहीं लिख पा रहे तो उसका जो लिंक है उसको सेव कर लिया जाए, ताकि हम दोबारा उस चीज़ को रेफरेंस के साथ बता सके कि ये हमने कहाँ से पढ़ा है और कहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। मतलब हम जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से ट्रस्टेड सोर्स से ही उसको देखना चाहिए। यस। तो और भी आप इन जनरल हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारी ऑडियंस है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या एग्ज़ाम के फियर्स से ओवरकम कर सकते हैं, या ओवरऑल वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए कोई आप अपनी तरफ से उनको मैसेज देना चाहें? सर, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि स्पेशली हमें हमारे जो गोल्स हैं वो क्लियर रखने चाहिए। स्पेशली हम ये क्लियर करें कि हम चाहते क्या हैं लाइफ में, हम हमारी लाइफ से क्या चाहते हैं। कई बार गोल हमारे क्लियर ही नहीं होते। जैसे 12th में हम साइंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने हमारी स्ट्रीम चेंज कर ली, उसके बाद हमें कोई और मिल रहा है, उसके साथ कुछ भी बातें हो रही है, तो फिर हम हमारा स्ट्रीम है उसी को चेंज कर लेते हैं, या हमारे गोल्स चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करें, फिर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। जैसे अगर प्रायोरिटी में हमारा है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब लेना है या फिर कोई एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है, तो हम उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करेंगे और एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसके साथ करेंगे। कई बार ये होता है कि आज जैसे आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन अगले दिन क्या हो रहा है, हम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे। तो वो, हाँ, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी के लिए हम, ऐसा नहीं है कि एक दिन में इतना पढ़ लिया कि अगले दिन इतने एग्जॉस्ट हो जाए कि बिल्कुल पढ़ ही ना पाए। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें और उसमें ये करें कि जैसे 6 घंटे पढ़ना है तो उसको एक इस तरीके से पढ़ें, जैसे पहले कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद उसको ऐसे सीक्वेंस में पढ़ते चले ताकि बोरियत भी ना हो और एक पढ़ाई को मज़े के साथ पढ़ा जाए। रट्टिफिकेशन को ज़्यादा महत्व ना दिया जाए। ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, लाइन टू लाइन कुछ चीज़ को याद कर रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। उसको प्रैक्टिकली हम बिल्कुल समझ के करेंगे कंसेप्ट को, तो कंसेप्ट हैवी लगेगा ही नहीं। मतलब उसके कहीं ना कहीं उसके रियल एस्पेक्ट को समझें, उसके पर्पजफुलनेस को समझें कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो अगर बच्चे को ये पता हो कि साइन थीटा कोस थीटा कहाँ काम आता है, अगर उसको पता हो कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ काम आती है, क्योंकि अगर बच्चे को पता होगा कि रियल लाइफ में मेरे जो पढ़ने के क्या एप्लीकेशंस हैं,
तो उससे वो कनेक्ट कर पाएगा और उसको Yes. चीज़ें आसान लगने लगेंगी। संस्कृत में एक टर्म है सर, रटंत विद्या चलत नाही। तो वो होता है ना कि रटंत विद्या, अब एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, जैसे ये कॉलेज में स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए मैंने रट के एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसी मेथड से अगर हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें ये तो लगता है कि हमने 6 घंटे पढ़ाई पे लगाए हैं, पर उसके लिए एक अलग टेक्निक होती है, उसको कंसेप्ट वाइज क्लियर करते हुए पढ़ना होता है, ताकि उसके बाद रिलेटेड कंसेप्ट से हम जो मॉक्स लगाएंगे उनमें अगर हम क्लियरली आंसर दे पा रहे हैं तो ही हमारी प्रिपरेशन है, नहीं तो नहीं है। एटलीस्ट उस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके देखें, ताकि पता चले कि हमारी प्रिपरेशन फ्लो में चल रही है या नहीं चल रही है। आज का जो हमारा सेशन रहा उसमें हमने मीनू जी से बात की कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एग्ज़ाम फियर को ओवरकम कर सकते हैं, और कैसे जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसके सोर्स को देख सकते हैं, और जो उसका ट्रस्ट फैक्टर है कि जो सोर्स सही जगह से आ रहा है कि नहीं, उसको वैलिडेट करने के बाद ही उसको कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू मैम फॉर थैंक यू सर। थैंक यू।